हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जो कि है टारगेट स्क्वाड यूपीएससी। तो हम यहाँ पर एक मास्टर सीरीज तैयार कर रहे हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए, जो कि 27 जून को है आपका। तो उसी क्रम में हमने पहला लेक्चर ले लिया था जिसमें हमने थोड़ी बहुत सिलेबस की बातें की थी। उसके बाद हमने एक विषय भी प्रारंभ कर दिया था जो कि था भारतीय इतिहास। यानी हम भारतीय इतिहास को प्रीलिम्स की दृष्टि से यानी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वो एक डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी क्रम में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आशा करता हूं पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब इस दूसरे लेक्चर में हम आगे चलते हैं। तो हमने बातें कहां तक कर ली थी? बातें हमने कर ली थी कि सबसे पहले जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने वहां पर देखी थी कि सबसे पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। वो ये कहती है कि इतिहास क्या है। यानी हम जिस विषय को हमने प्रारंभ किया है और जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी का एक आधारभूत विषय है, यहां से प्रश्न पूछते हैं प्रीलिम्स में, तो वो इतिहास क्या है इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो आपको याद होगा वो सब बातें। तो अतीत की घटनाओं का अगर हम व्यवस्थित व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इतिहास की कुछ सीमाएं हैं। इतिहास की क्या है? कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या है? सीमाओं का मतलब क्या है? यानी इतिहास कुछ हद तक क्या है? सीमित है। अब उस सीमितता क्या है उसकी लिमिटेशन क्या है? यानी लिमिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो वो लिमिटेशन ये है कि हम यहाँ पर वो घटनाएं नहीं पढ़ते। यानी अतीत में जो भी इंसिडेंट हुए हैं हम उन सभी इंसिडेंट को नहीं पढ़ते। सभी घटनाओं का अध्ययन इतिहास में नहीं किया जाता। तो केवल किन घटनाओं का अध्ययन इतिहास में किया जाता है आज हम ये बात करेंगे। वो मैंने बता चुका हूं पहले भी। लेकिन इतिहास में वो कौन सी चीजें आती हैं तो मैंने बताया था आपको। तो इतिहास की दो सीमाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आपका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इतिहास केवल दो शर्तों पर चलता है। वो दो शर्त क्या है अभी मैं बताता हूं। वो है इतिहास की सीमाएं। तो इतिहास की सीमाएं क्या है कि इतिहास में यानी जो भी घटित हुआ है उन सब चीजों का अध्ययन नहीं करते इतिहास में। ऐसे तो बहुत सारी चीजें अतीत में हुई होंगी लेकिन उन सब का अध्ययन हम इतिहास विषय के अंतर्गत नहीं करते। हम केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रासंगिक है। और वो महत्वपूर्ण किस लिए है? यानी पहली सीमा आती है हमारे पास कि वो घटनाएं कैसी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यानी महत्वपूर्ण घटनाएं। और महत्वपूर्ण घटनाओं से क्या मतलब है? क्या अर्थ है इसका? तो महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने मानव सभ्यता पर, किस पर? मानव सभ्यता पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। यानी उन घटनाओं ने मानव सभ्यता को प्रभावित किया है। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई। तो ये एक सीमा है इतिहास की, यानी इसके बाहर कुछ नहीं है। यानी वे घटनाएं जो जिनसे मानव सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है, मानव सभ्यता से इतिहास की दृष्टि से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, तो हम उस घटना को इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कि जो भी घटनाएं होंगी वो यहां पर कोई काल्पनिक चीजें नहीं होंगी। यहां पर काल्पनिक घटनाएं नहीं होंगी इतिहास में। यानी कोई भी मनगढ़ंत कहानियां, किंवदंतियां, ये सब इतिहास का हिस्सा नहीं है। इतिहास किस पर आधारित है? इतिहास बनता कैसे है? तो मैंने बताया था कल, एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इतिहास बनता कैसे है। तो इतिहास मैंने बताया था किस पर आधारित होता है? साक्ष्यों पर आधारित होता है। यानी एविडेंस, यानी बिल्कुल साइंस की तरह। यानी साइंस भी किस पर आधारित होता है? प्रयोग पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है, चिंतन पर आधारित होता है। उसी प्रकार से इतिहास है। यानी इतिहास में बिना साक्ष्यों के कुछ नहीं है। यानी दूसरी सीमा क्या है? साक्ष्य। यानी केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि साक्ष्य पर आधारित है। यानी जिस घटना के हमें साक्ष्य मिले हैं। यानी दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है साक्ष्यों की। यानी जिन घटनाओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यानी साक्ष्यों की, यानी साक्ष्यों से, ठीक है, यानी हम साक्ष्यों से क्या करते हैं? घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, यानी साक्ष्यों से प्रमाणित घटनाएं।
साक्ष्यों से प्रमाणित घटनाएं। तो इतिहास में उन चीजों को तो आप भूल जाओ कि जो काल्पनिक है, तो यह काल्पनिक जैसा कुछ नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अगर उसके साक्ष्य मिलते हैं प्रयोग के आधार पर, जो इतिहासकार हैं अगर वो उसे मानते हैं, तभी वह घटना इतिहास के अंतर्गत आती है, हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी अनुमान और ये सब चीजें नहीं है, साक्ष्य अगर हैं उसके तो हम कुछ उसका अनुमान लगा सकते हैं। यानी बिना साक्ष्यों के अनुमान लगाना भी यहां पर क्या है, ठीक है, बेकार है। तो ये क्या है, इतिहास की सीमाएं हैं, दो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास क्या है ये आपका क्लियर हो गया। इतिहास बनता कैसे ये क्लियर हो गया, क्योंकि इतिहास बनता कैसे, साक्ष्यों के आधार पर जो हमें स्रोत मिलते हैं। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य भी मैं बताऊंगा दो प्रकार के होते हैं, आज इसी में बात करेंगे साक्ष्यों की। तो साक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्य यानी सुराग कह सकते हैं, सुराग। तो जो सुराग हमें मिलते हैं, जो एविडेंस मिलते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं और उनसे ही इतिहास बनता है। यानी इतिहास कोई बनाया नहीं जाता, कैसे भी नहीं बनाया जाता, मनगढ़ंत चीजों से या काल्पनिक कुछ भी नहीं है। तो ये केवल साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास बनाया जाता है। तो इतिहास बनता इस प्रकार है। तो इतिहास की प्रगति आपको थोड़ा बहुत आपके मन में आ रही होगी, थोड़ा एक आप मैं कह सकता हूं कि आप जो कह सकते हैं कि आपके अंदर इतिहास की एक समझ बन रही होगी, एक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि इतिहास कहां पर है। ठीक है, मैंने इतिहास के लिए और दो तीन चीजें और बताई थी कि जो इतिहास है उसके केंद्र में कौन है। पहले लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि इतिहास का केंद्र बिंदु कौन है, मानव। ये बताया था मैंने बताया था कि इतिहास का जो केंद्र बिंदु है वह कौन है, मानव। ये सब बातें मैं बता चुका हूं। यानी मानव सभ्यता के इर्द गिर्द ही इतिहास घूमता है, और वो भी मैंने बताया था 4-5 पहलुओं से। यानी मानव के जो आवश्यक पहलू हैं, यानी उससे मानव को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया था एक राजनीतिक पहलू, एक बताया था सामाजिक, एक बताया था आर्थिक, एक बताया था सांस्कृतिक, एक बताया था मनोवैज्ञानिक। तो इन पांचों पहलुओं पर हिस्ट्री घूमती है, स्पेस प्लस टाइम, स्पेस प्लस टाइम। ठीक है, और यहां पर टाइम के अलावा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हिस्ट्री में हम टाइम को, अगर हम यहां पर टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर इतिहास कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या है, निरंतरता देखेंगे हम, क्या देखेंगे, निरंतर बदलाव देखेंगे। हमने बताया था कि जो मानव था वो एक सभ्यता से उच्च स्तर पर पहुंचता गया। पहले एक सभ्यता के एक निम्न स्तर पर था और धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरह यहां पर पहुंच गया। यानी एक निम्न स्तर से कहां पहुंच गया, वह एक उच्च स्तर तक पहुंच गया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा बदलाव। यानी जब वो सबसे निम्न स्तर पर था और जब धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा तो इसमें क्या बदलाव हुए। यानी यहां पर क्या देखेंगे कि जो भी मानवीय पहलू में जो भी निरंतर बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनका अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। और उन्हीं बदलावों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने बहुत ही गहरे रूप में मानव को, ठीक है, मानव सभ्यता पर प्रभाव छोड़ा है। तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई, इतिहास क्या है, इतिहास बनता कैसे है। अब मैंने बताया था समय के ठीक है, समय के अतिरिक्त इतिहास में कुछ नहीं है। यानी जब तक हम उसका समय निर्धारित नहीं करेंगे, यानी हम किस काल का अध्ययन कर रहे हैं इतिहास में, तो वो भी कुछ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हर समय क्या हुआ, बदलाव हुए। अब इतिहास में क्या, अतीत की घटनाएं तो काफी पहले से हैं। यानी जब धरती बनी और जब धरती पर पहली बार मानव आया, वहीं से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी वो पहली घटना है इतिहास की जब मानव इस धरती पर आया अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो इतिहास की सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना है। बात आ गई समझ में। तो अतीत की घटनाएं काफी हैं, तो अब इनको एक समय काल में हमें भानना पड़ेगा। यानी हम किस काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अतीत तो बहुत है, पढ़ते जाओ। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक हमारा इतिहास है, यानी करोड़ों सालों से पहले तक का हमारा इतिहास रहा है। ठीक है, जनरल सी बात है। तो अब इनको हम काल में बांटते हैं, यानी इसका अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, इतिहास का काल विभाजन, और किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, साक्ष्यों के आधार पर। या ध्यान देना, किसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, या कह सकते हैं जो स्रोत हैं। तो जो हमें स्रोत मिले हैं या जो साक्ष्य मिले हैं, जिन महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर हमने कालों को बांट दिया है। अभी मैं बात करूंगा साक्ष्यों की। तो यहां पर आपको एकदम
ध्यान केंद्रित करना है अपना। यानी साक्ष्य दो प्रकार के। ठीक है, साक्ष्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। साक्ष्य मैंने बताया दो प्रकार के। अब वो दो प्रकार क्या है? पहला कहते हैं लिखित और एक होता है अलिखित। यानी जो भी साक्ष्य हमें मिले या तो हमें लिखित रूप में मिले या फिर अलिखित रूप में मिले। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यानी ऐसे साक्ष्य, यानी घटनाओं के ऐसे साक्ष्य जो कि लिखित रूप में उपलब्ध हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं साहित्य के रूप में है। क्या कह सकते हैं? इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि साक्ष्यों लिखित या अलिखित, या कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों को ही साहित्यिक। क्या कह सकते हैं? साहित्यिक। यानी इसमें क्या होगा? हमें लिखाई कुछ दिया होगा, यानी कुछ ना कुछ क्या होगी? लिपि होगी, कुछ साहित्य होगा। ठीक है, यानी कुछ लिखा हुआ यहां पर एक संकलन होगा, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी हमें क्या मिला? साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला, यानी साहित्यिक साक्ष्य मिला। और साहित्यों को भी फर्दर बांटा जा सकता है। ये तो हम बात करेंगे जब थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब बात करेंगे कि इन साहित्यों को भी जब प्योर जब और ऐतिहासिक काल में जाएंगे। अभी हम ऐतिहासिक काल, अभी मैं बताऊंगा, विभाजन में करूंगा, तो विभाजन से पहले आप समझ लेते हैं साक्ष्य क्या है। क्योंकि जो विभाजन में जो करने वाला हूं इतिहास का, वो किस पर आधारित होगा? साक्ष्य पर आधारित होगा। और साक्ष्य ही इतिहास के क्या है? स्रोत हैं। यही क्या है? इतिहास के स्रोत बन जाते हैं। साक्ष्य ही क्या है? स्रोत है इतिहास के। इतिहास का आधार क्या है? साक्ष्य या स्रोत। अब अलिखित की बात करें, यानी जो लिखा हुआ नहीं है। और लिखा हुआ क्या नहीं है? उसको कहते हैं पुरातात्विक। क्या कहते हैं? पुरातात्विक। यानी एक तो मिला लिटरेचर और एक मिला हमें आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, यानी इसे कहते हैं पुरातात्विक। अब पुरातात्विक का मतलब क्या है? पुरातात्विक में क्या क्या चीजें आती हैं? तो पुरातत्व जो विद होते हैं, आपको पता होगा, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी, क्योंकि इसमें देखो ध्यान देना, पुरा यानी बहुत ही पुराना, प्राचीन। प्राचीन का मतलब वही इतिहास, प्राचीन का मतलब है अतीत। यानी अतीत में जिन वस्तुओं का प्रयोग लोग करते थे, ठीक है, यानी जिन भौतिक वस्तुओं का, यानी जिन भौतिक वस्तुओं का वो प्रयोग करते थे, वो क्या है? वो हमें इसमें पुरातात्विक स्रोत में आ जाती है। यानी मानव सभ्यता ने जिन चीजों का अपने लिए प्रयोग किया, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई उपकरण क्यों ना रहा हो, कोई औजार रहा हो, या कोई अपना भवन रहा हो, यानी जिस भवन में मानव सभ्यता रहती थी, तो वो उन सब चीजों के साक्ष्य क्या कहलाएंगे? पुरातत्व साक्ष्य मिलेंगे। यानी यहां पर क्या है? भौतिक वस्तुएं यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर भौतिक साक्ष्य देखने को मिलेंगे, इसे कह सकते हैं भौतिक साक्ष्य। इसमें क्या है? ये तो साहित्यिक है, कुछ लिपिबद्ध है ये, लेकिन ये क्या लिपिबद्ध नहीं है। ये तो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जो भौतिक जो साक्ष्य है वो इसमें आते हैं पुरातात्विक में। जैसे बताऊंगा पुरातात्विक में ही हम चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो पुरातात्विक आपने, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में जब बेसिक सी जब चीजें पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, तो जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं हमारे अतीत, तो उनमें ये सब चीजें दे रखी हैं कि आप और पढ़ लेना इस चीज को कि और क्या है इसमें कि पुरातत्व में जो पांडुलिपि मिलती है, तो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि तो साहित्य का, ठीक है, साहित्य का हिस्सा होगा पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या है? हाथ से बनाई हुई। ठीक है, पांडुलिपि हाथ से बनाई हुई, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? हाथ से लिखी हुई है, उसमें लिपि है। तो उसमें लिपि है तो वह किसका हिस्सा बन जाएंगी? साहित्यिक स्रोतों का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, यानी जब वो छालों का प्रयोग करता था, जो पेड़ों की जो छालें होती थी, भुर्ज नाम का एक पेड़ होता था जो हिमाचल में मिलता था, तो इन पेड़ों की छाल पर जब मानव लिखता था, ठीक है, तो वो एक लिपिबद्ध क्रियाएं होती थी, तो वो साहित्यिक में चली जाएंगी। लेकिन पुरातात्विक में वो उन वस्तुओं का प्रयोग करता था, जैसे वह अपने लिए बर्तन उपयोग में लाता था, मान के चलते हैं, ठीक है, लाता था मानव बर्तन। तो जब सामाजिक जीवन का उसका एक भाग है,
क्योंकि मैं बताऊंगा हिस्ट्री किस 5 पहलुओं पर चलेगी। तो उसके सामाजिक जीवन में जो बर्तन होंगे वो उसका हिस्सा होंगे, वो समाज में रहना है, उसका अपना जीवन यापन करना है, ठीक है। तो बर्तन बनाएगा, तो बर्तन बनाएगा तो वह बर्तन क्या है, एक भौतिक है, यानी मिट्टी से बनाएगा या फिर धातुओं से बनाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, भौतिक हैं, ठीक है। आप पर्यावरण में पढ़ते हैं भौतिक घटक, जैविक घटक। तो भौतिक क्या है, जिनमें जीवन कोई नहीं है, जीवन नहीं है, केवल जो भौतिक जो चीजें हैं तो वो सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, मोहरें देखने को मिलती हैं, अभिलेख देखने को मिलते हैं, बर्तन, ठीक है। ये सब चीजें हमें पुरातत्व में मिल जाएंगी। तो ये सब मैंने क्या बताया, ये बताया मैंने साक्ष्यों के 2 प्रकार, पुरातात्विक और साहित्यिक। अब इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास का विभाजन देखेंगे। अब मैं लिखता हूं, ध्यान देना, काल विभाजन। ठीक है। तो ये हो गया आपका काल विभाजन। अब काल विभाजन क्या है कि स्रोतों के आधार पर इसको बांटा गया था और ये हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है इसको, 3 भागों में बांटा है। पहला भाग बिल्कुल अतीत का, बिल्कुल अतीत में जाते हैं। पहला भाग क्या है, पहले को नाम दिया हमने प्राक ऐतिहासिक काल, यानी ये सबसे पुराना काल है। अभी इतिहास नहीं हुआ है, अभी इतिहास तो बात करेंगे, इतिहास, ये इतिहास से पहले का प्राक ऐतिहासिक, यानी ये तो क्या है, इतिहास है। ऐतिहासिक काल क्या है, इतिहास है, जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्या है, इतिहास से भी पहले का। इतिहास से पहले क्या था, प्राक इतिहास था। क्या था, प्राक इतिहास था, प्राक इतिहास, जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या है, प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री के बाद अगर देखें तो इसके मध्य में, यानी यहां पर क्या है, ऐतिहासिक काल है। सबसे नवीन क्या है, ऐतिहासिक, यानी हिस्ट्री जिसे हम नाम दे रहे हैं, तो ये है ऐतिहासिक काल। लेकिन इन दोनों के बीच में, ठीक है, यानी प्राक ऐतिहासिक काल और सिर्फ ऐतिहासिक काल, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है आद्य ऐतिहासिक काल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको ध्यान देना, यहां पर इतिहास की एकदम डीप समझ यहां पर आपको दिखाई देगी। तो मैंने बताया ये है प्री हिस्ट्री, ये क्या है, हिस्ट्री, क्योंकि ऐतिहासिक काल तो क्या है, तीनों में कॉमन है। ऐतिहासिक काल यहां भी है, ऐतिहासिक काल यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन ये क्या है, इतिहास से सबसे पहले का समय, प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री है। ये क्या है, प्रोटो हिस्ट्री, क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्राक इतिहास काल के बाद का, ठीक है, यानी प्राक ऐतिहासिक काल के बाद का आद्य ऐतिहासिक काल। और ये है ऐतिहासिक काल, यानी जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या यहां पर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या होगा, अभी हम बात करेंगे कि प्रश्न कहां से आते हैं, ठीक है, इतिहास के काल विभाजन के आधार पर ही। तो आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं मैं बात किस समय की कर रहा हूं। ये तो मैंने नाम दे दी, ये क्या है, मैंने एक वर्गीकरण कर दिया आपके लिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और केवल हिस्ट्री, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किस काल की बात कर रहा हूं, तो प्राग ऐतिहासिक काल में वह काल आता है, ध्यान देना, वह काल आता है। अभी यहां मैं बताऊंगा, मैं थोड़ा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे जो स्टोन एज है हमारी, स्टोन एज का मतलब समझो पाषाण युग। तो पाषाण युग जब था, ठीक है, यानी काफी पहले का समय, पाषाण युग, यानी कई लाख करोड़ों वर्ष पूर्व का जो इतिहास रहा है, ठीक है। तो वहां तक का जो समय, जो पाषाण युग है, वो इसमें सब आ जाता है। अब मैं यहां पर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऐतिहासिक काल में सबसे पहले ये देखते हैं ऐतिहासिक काल में क्या चीजें आती हैं, फिर इन दोनों पे बात करेंगे। तो ऐतिहासिक काल में क्या आती है, ऐतिहासिक काल में ध्यान देना, यहां पर 2 सीमाएं हैं, यानी ऐतिहासिक काल में केवल उन्हीं घटनाओं को रखा जाता है। किन घटनाओं को रखा जाता है मैं बताता हूं, स्रोतों के आधार पर ही। पहली
घटना वो होती है जिसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक काल में वे घटनाएं रखी जाती हैं कि जिन घटनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और आपको साक्ष्य पता है दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो ऐसी घटनाएं जिनके साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं, साहित्यिक भी मिलेंगे और पुरातात्विक मिलेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साहित्यिक और पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते हैं वे एक पहलू है एक दूसरे के, यानी सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। यानी इनमें से अगर हमें एक अगर नहीं मिलता, मान के चलो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, आप नाम जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे क्या है? विवाद है, स्रोत साक्ष्यों को लेकर ही विवाद है। बताऊंगा मैं, आद्य ऐतिहासिक काल का वो भाग है सिंधु सभ्यता। तो उसके स्रोतों को लेकर क्या है? एक विवाद है। अब वो विवाद क्या है कि यहां पर साक्ष्य तो दोनों प्रकार के मिलते हैं, साहित्यिक भी देखने को मिले और हमें पुरातात्विक भी देखने को मिले, ठीक है। तो साक्ष्य हमें दोनों प्रकार के देखने को मिले, सिंधु सभ्यता के या आद्य ऐतिहासिक काल के, बात करेंगे भी। तो अब दोनों प्रकार के मिले, लेकिन पहली शर्त तो हमने पूरी कर ली। पहली शर्त क्या है कि ऐतिहासिक काल में वो आते हैं, हिस्ट्री में वो आते हैं जिनमें दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों। यानी पहली कंडीशन क्या है? साहित्यिक और पुरातात्विक, यानी दोनों प्रकार के अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, यानी साहित्यिक भी मिले और पुरातात्विक भी मिले, तो वो ऐतिहासिक काल में चला जाता है, ठीक है। ये शर्त है, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि साहित्यिक और पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं वे एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ठीक है। पूरक का क्या मतलब है? पूरक का मतलब ये है कि हमें कोई साहित्यिक स्रोत मिला और उसी युग का और यानी उसी काल का हमें एक पुरातात्विक स्रोत देखने को मिला, यानी उसी काल का हमें एक क्या मिला? पुरातात्विक साक्ष्य मिला। जब हमने उसकी कार्बन डेटिंग की, भाई पुरातात्विक साक्ष्य का काल कैसे पता चलेगा? तो पुरातात्विक साक्ष्यों का काल किस प्रकार से बताया जाता है? जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी आयु पता लगाई जाती है, ठीक है, उसकी एज पता लगाई जाती है कि ये किस काल का है, यानी उसकी साल कितनी हुई है। मैंने कल ही बताया था कार्बन डेटिंग के बारे में, और एक टाइमलाइन भी बताई थी, एक समय रेखा बताई थी। उसी से हम पता लगाते हैं कि वह किस समय का है, ईसा पूर्व का है या ईसवी का है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है या ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, ठीक है। ये समय रेखा है, आज भी मैं बता दूंगा उसको। तो अब क्या है? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अब पूरक का मतलब क्या है? कि पुरातात्विक स्रोत जो हमें मिले उससे कुछ और पता चल रहा है और पुरातात्विक साक्ष्यों से कुछ और पता चल रहा है। तो अब जो दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में विरोधाभास बन जाएगा। और जब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों में विरोधाभास हो जाए तो वो ऐतिहासिक काल की घटनाएं नहीं मानी जाती। यानी ऐतिहासिक घटनाएं वही मानी जाती हैं, इस काल में वही घटनाएं आती हैं जो कि 600 बीसी के बाद, ठीक है, 600 बीसी के बाद घटित हुई थी। अब मैंने यहां 600 बीसी क्यों बोला है उसका भी एक कारण है। तो यहां पर क्या आएगा? 600 बीसी। 600 बीसी आप समझ रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बीसी आपने देख लिया होगा। बीसी क्या होता है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले का जो समय था वह था हमारा 600 बीसी। तो उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। अब वो क्यों आती हैं? क्योंकि इन दोनों में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं इस काल के लिए। क्योंकि इस काल में आने के लिए क्या जरूरी है? साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हो, तो वो मिलते हैं। लेकिन एक शर्त और है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस की तरह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल तर्क व चिंतन करके ही पढ़ रहे हैं इतिहास को। यानी यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें या वैसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताई जा रही, काल्पनिक बातें आपसे नहीं की जा रही है। सबका क्या है? एक साक्ष्य है और उसी साक्ष्यों के आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो अब बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम मेनली दो चीजें यहां पर पढ़ते हैं। इस काल घटना में हम दो चीजें पढ़ते हैं। वो क्या है काल घटनाएं? मैं बताता हूं मेनली। तो दो क्या है? सिंधु सभ्यता
यानी एक पढ़ते हैं हम सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आईवीसी के नाम से जानते हैं, और एक पढ़ते हैं वैदिक काल। ये सब किस में आता है? ऐतिहासिक काल का, ठीक है, ध्यान देना, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता बताता हूं, क्यों नहीं आता। शर्तें मैं लगाऊंगा दोनों में, ठीक है, यहां पर भी वही शर्तें लगेंगी जो यहां पर है। तो अब इसमें क्या होता है, पहली शर्त क्या है कि साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हुए हों, ठीक है। तो अब बात करें सिंधु सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता में क्या आता है, सिंधु सभ्यता का आपको टाइम पता है, सिंधु सभ्यता का समय कितना रहता है, सिंधु सभ्यता का जो मानक जो समय है वो कितना है, यहां पे लिख देता हूं 2350 से 1750, ठीक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी, ठीक है, यहां ध्यान देना मैं बीसी लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय किसमें आता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। अब यहां पर क्या होता है कि हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां के साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें दोनों साक्ष्य दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के दोनों ही क्या है, साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। अब यहां पर एक ध्यान देना, ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल मैंने बता दिया, ऐतिहासिक काल मैंने बता दिया, ऐतिहासिक काल में दो कंडीशन होनी चाहिए, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों मिले होने चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अब इसी कंडीशन को हम यहां लगाकर देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के क्या होता है, सिंधु सभ्यता के हमें साहित्यिक भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन अब हम दूसरी शर्त पर देखते हैं। दूसरी शर्त क्या है, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता के मिले हैं, ठीक है, जो चीजें हमें पुरातात्विक साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो बताई जा रही हैं, जिनसे पता लगाई जा रही हैं, वही बातें उसके साहित्यिक स्रोत से भी मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए कि सिंधु सभ्यता से एक कांसे की मूर्ति हमें मिली मोहनजोदड़ो से, यानी सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। अगला जो विषय होगा वो हमारा सिंधु सभ्यता ही होगा, ठीक है। क्यों होगा सिंधु सभ्यता, क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्री हिस्ट्री है यानी प्राक ऐतिहासिक काल है, वहां से यूपीएससी में प्रश्न नहीं आते, वहां से नहीं आते कहां से, आद्य ऐतिहासिक काल से। तो वहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंधु सभ्यता से दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले, लेकिन अब क्या हुआ, साहित्यिक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक मिले, लेकिन साहित्यों को जब हमने देखा, जब हमने साहित्य को जानने का प्रयास किया, साहित्य से कुछ चीजें जानने का प्रयास किया, तो वो साहित्य जो लिपि लिखी हुई थी, जो लिपि थी सिंधु सभ्यता की, वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। हालांकि इतिहासकार लगे हुए हैं, ठीक है, इतिहासकार खोज रहे हैं लगातार, लेकिन अब तक वो पढ़ी नहीं जा सकी सिंधु सभ्यता की लिपि। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो अब हम कैसे पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों का दोनों का मिलान करेंगे, यानी यहाँ पर मिलान नहीं किया जा सकता, यानी हमें केवल किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी अब जो पहली कंडीशन थी वो तो यहाँ पर प्रूफ हो गई, ऐतिहासिक काल के लिए प्रूफ हो गई पहली कंडीशन के दोनों साक्ष्य मिल गए, लेकिन दूसरी जो कंडीशन थी कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, वो कंडीशन यहां पर हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए ये जो काल है, यानी जो सिंधु सभ्यता का जो काल है, जो बता रहे हैं 2300 से 1750 ईसा पूर्व का, वो हमारा ऐतिहासिक काल में नहीं जाएगा। इसलिए जो प्रोटो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी है। यानी दूसरी कंडीशन यहां पर क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। और ऐतिहासिक काल में जाने के लिए दोनों ही शर्तें होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो आद्य जो ऐतिहासिक काल है वो बहुत विवादों से घिरा हुआ काल है, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्यों की समस्या है, और जब साक्ष्यों की समस्या रहती है तो ये विवादित बन जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक काल, ये क्या है, विवादित है, ठीक है। यहाँ पर साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इस ढंग से नहीं मिले जिस प्रकार से ऐतिहासिक काल में मिलते हैं 600 बीसी के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद के जो मिलते हैं, इसमें क्या मिलता है, साक्ष्य तो दोनों ही मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे जब हम वैदिक काल में जाएंगे, वैदिक काल को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ये वैदिक काल है, ये क्या है, वैदिक काल है। तो
तो वैदिक काल के बाद यहाँ दो भागों में पढ़ेंगे इसको, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम जाएंगे मगध काल में, यानी महाजनपद काल में जाएंगे इसके बाद, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बाद मगध काल में जाएंगे। तो मगध काल में जब हम पहुंचेंगे तो वो समय आ जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल में, यानी वैदिक तो आदि ऐतिहासिक का ही भाग है, लेकिन जब उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उत्तर वैदिक काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब हम 600 बीसी में प्रवेश कर जाते हैं, तब वो बन जाती है हमारी हिस्ट्री। तो वहां पे हमें दोनों प्रकार के साक्ष्य एक दूसरे के पूरक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर अभी तक नहीं है। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में भी हमें दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि जो साहित्यिक जो मिली, देखो ध्यान देना, हमारे यहाँ जो लिपि का विकास हुआ है, भारत में जो लिपि का विकास हुआ है वो हुआ है 450 बीसी में, ठीक है। लगभग 450 बीसी के आसपास क्या हुआ, हमारे यहाँ लिखने का विकास हुआ, यानी ठीक है। यानी एक अब बात करें, अब आप कहोगे कि सिंधु सभ्यता में भी क्या थी, एक लिपि थी। अब इसकी बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, उसकी विशेषताएं की बात करेंगे। लेकिन मैं यहां बताने क्या जा रहा हूं कि सिंधु सभ्यता तो क्या होगा, सिंधु सभ्यता का तो पतन हो गया, सिंधु सभ्यता का तो क्या हो जाएगा, इसी बीच क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यानी 1750 बीसी के बाद जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या है, समय बढ़ रहा है 2300, भले ही हमें जो अंक दे रखे हैं वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, यानी 2350 से 1750, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय बढ़ रहा है। मैं समय रेखा बताऊंगा कभी, जब समय मिलेगा समय रेखा भी पूरा बता दूंगा कि ईसा पूर्व क्या है और ये समय ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, सब बता दूंगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, ये आपको पहले से पता होगा। तो जो 450 जो बीसी है, यानी जब वैदिक काल में था, यानी वैदिक काल के आसपास ही, वैदिक काल कब तक था, वैदिक काल में बता देता हूं, वैदिक काल है वो है 1500, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 तक, ठीक है, 600 बीसी तक, ठीक है। ये आप मानक समय इसका मान सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा वैदिक काल, लेकिन वैदिक काल इतिहास का भाग नहीं है। अभी मैं यही तो बात बता रहा था, यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं होती, कि क्यों नहीं होती वो बता रहा हूं। तो ये काल क्या है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब 600 के बाद हमारा इतिहास जाता है, 600 के बाद ही हमारा इतिहास माना जाता है, 600 ईसा पूर्व के बाद। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पर भी दोनों मिलते हैं, वैदिक काल में भी साहित्यिक मिला, पुरातात्विक मिला। लेकिन अब यहाँ हुआ क्या कि लिपि का विकास तो हुआ है 450 बीसी में। तो जब 450 बीसी में लिपि का विकास हुआ है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद द्वारा से सभ्यता की एक सभ्यता हमारी पहली थी, जो नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। लेकिन जब उसका पतन हो गया तो एक द्वितीय नगरीय सभ्यता आई, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, दूसरा जो वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल था या वैदिक काल के बाद का, ठीक है। वैदिक काल तो नहीं था, बता दूंगा आपको, वैदिक काल नहीं है, ठीक है। वैदिक काल नगरीय नहीं है, ये ध्यान रखना, वैदिक काल नगरीय नहीं है। लेकिन वैदिक काल के बाद, यानी जब ऋग्वैदिक काल हुआ, उत्तर वैदिक काल हुआ, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो समय आएगा, यानी जो 600 बीसी से जो समय आएगा, वो था द्वितीय नगरीय। क्या था, द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण कब हुआ, सिंधु सभ्यता में, और दूसरा नगरीकरण कब हुआ, जब वैदिक काल समाप्त हो गया था, ठीक है, अपने चरम सीमा पर था, तब जाकर द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, मगध, ठीक है। जब मगध का उत्कर्ष हुआ, तब कह सकते हैं कि वहां पर द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था 600 बीसी के बाद। तो अब क्या हुआ, लिपि हमारी विकसित हुई 450 बीसी में। लेकिन अब जो हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिले, उसमें क्या था, यानी हमें केवल ये जानकारियां मिलती हैं कि उस समय में समाज कैसा था, लेकिन कोई एक लिपिबद्ध लेखन हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और लिपिबद्ध यहां पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहां पर क्या होता है, वैदिक काल में वेदों की रचनाएं हुई थी, ठीक है। वेद लिखे नहीं गए थे, यह बात ध्यान रखना। तो वेद लिखे नहीं गए थे, बल्कि वेदों को समझने के लिए जब लिपि का विकास हो गया था, तब कुछ और अन्य ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। जैसे वेदांग क्या है, वेदांग लिखे गए थे, जो 6 प्रकार के वेदांग हैं, उनमें ये सब चीजें उल्लिखित हैं। लेकिन वेदों की सिर्फ रचनाएं की गई थी, यानी उनको सिर्फ केवल क्या बताया गया था, वो केवल मुंह जवानी बोले गए थे वेद, ठीक है। तो उनका कोई वो नहीं थी, ठीक है, यानी यहां पर लिपि विकसित नहीं हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी जो साहित्यिक और जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं है। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहां पर विवाद है, मैंने बताया, क्योंकि यहां साक्ष्यों की समस्या है अभी भी। या तो साक्ष्य यहां पर, ठीक है, दोनों प्रकार के मिले हैं, लेकिन वो साक्ष्य यहां पर रेलिवेंस नहीं है।
ना पुरातात्विक साक्ष्य वो चीजें अलग कहते हैं और साहित्यिक चीजें अलग कहती हैं। तो इस प्रकार से जो ये आद्य ऐतिहासिक जो काल है वो विवादों का विषय रहा है। ठीक है, और आज अब हो क्या रहा है कि ये जो काल है वो इतिहास में ही शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो भी चीजें थी, ये कह सकते हैं जो लिपि का विकास हुआ, जैसे सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। किसका लिपि का विकास हुआ? भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। तो अब उसको पढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। तो जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे इन साहित्यिक चीजों को, तो वो इधर की तरफ आते जाएंगे। यानी ये जो काल है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? धीरे धीरे ऐतिहासिक काल में ही शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक, अभी तक नहीं है, वर्तमान तक नहीं है। अब ये धीरे धीरे क्या है, ये जो काल है, ऐतिहासिक जो काल है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल को, जो ऐतिहासिक काल है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। और एक ऐसा समय आएगा जब ये पूरा काल ऐतिहासिक का ही विषय बन जाएगा, क्योंकि ये वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? प्रमाणित हो जाएंगी, लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं है। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्चुअल है, आपको कुछ भी करना नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं वो आपको एकदम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हो गए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीएससी को पार करने के लिए, ठीक है, आपको एक बाज की नजर चाहिए। किसकी नजर चाहिए? बाज की नजर। बाज की नजर समझ रहे हो ना, कि आपका फोकस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फोकस जो मैं बता रहा हूं वहीं पर करो आप। ठीक है, अगर बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल की, तो प्राक ऐतिहासिक काल इसे आद्य ऐतिहासिक काल में भी नहीं रखा गया। ठीक है, इसे ऐतिहासिक काल में तो रखा ही नहीं गया। तो यहां पर क्या समस्याएं थी? यहां पर पहली ही कंडीशन यहां पर सॉल्व नहीं हो रही थी। पहली कंडीशन क्या थी कि यहां पर दोनों प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलने थे। पहली कंडीशन क्या कहती है? साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार के, ठीक है, तो यहां पर क्या मिला? किसी प्रकार के नहीं, यहां पर केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही देखने को मिले। यानी यहां पर साहित्य, यहां तो लिपि विकसित ही नहीं हुई थी। यहां तक तो लिपि विकसित ही नहीं हुई है। जब यहां तक लिपि विकसित नहीं है, 450 ईस्वी तक क्या नहीं, लिपि नहीं है, तो यहां पर लिपि कैसे हो जाएगी? और जब यहां पर जब लिपि नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल जब लिपि नहीं है, तो इसको पहली कंडीशन ही पूरा नहीं कर रहा। दूसरा तो हम बाद में देखेंगे कि ये पूरक हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ क्या मिल रहे हैं? यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? यहां पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिले, साहित्यिक साक्ष्य तो थे ही नहीं। तो जब पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य नहीं थे, तो इसको हम इतिहास में यहां पर नहीं रखते। तो ये था आपका इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, समझ में आया होगा। पहला क्या होता है? प्री हिस्ट्री होती है, फिर होती है प्रोटो हिस्ट्री, और ये होती है हमारी हिस्ट्री। यानी बेसिक हमारा कहां से है? 600 बीसी के बाद का। ठीक है, उससे पहले लिपि हमारे यहाँ विकसित हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। क्या होती है? ब्राह्मी लिपि यहाँ पर विकसित हो जाती है। तो ये सब इतिहास का विषय बन जाता है, क्योंकि इतिहास में दोनों प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे 600 बीसी के बाद क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, और जब द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिले, जैसे लोहा। यानी लोहे का प्रयोग जब बढ़ने लगा, ठीक है, 600 बीसी के बाद, तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य में लोहा ही मिला। ठीक है, जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई, तो 600 ईसा पूर्व का जब लोहा मिला, तो और उसी प्रकार का हमें साहित्यिक में भी देखने को मिला कि वहां पर लोहे का प्रचलन बताया जा रहा है कि लोहे का प्रचलन यहां पर था, और ऐसा ही हमें पुरातात्विक साक्ष्य में देखने को मिला। तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक हो गए, और जब एक दूसरे के जब पूरक हो गए, तो वही बन गया हमारा इतिहास। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो विवादित है। लेकिन अब बात करें यूपीएससी की दृष्टिकोण से, तो यहां से वो प्रश्न बनाता नहीं है। प्रश्न वो यहां से देता है, सिंधु सभ्यता से वो क्या देता है? यहां पर प्रश्न बनाता है। यानी हमारा सबसे जो पहला भाग होगा, जो पढ़ने का जो सबसे पहला भाग होगा, वो होगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, यानी अब हम जो हमारा तीसरा जो लेक्चर आएगा, उसमें हम कवर करेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्या कवर करेंगे? सिंधु सभ्यता। और जो सिंधु सभ्यता की जो कहानी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपके लिए कि सिंधु सभ्यता कब का भाग है? आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। ठीक है, और आज से बात करें सिंधु सभ्यता की, तो वो आज से लगभग 4500 साल पहले। ठीक है, कब? 4500 साल पहले। यानी अब हम अतीत की जो पहली घटना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज से 4500 साल पहले। ठीक है, यानी 2350 ईसा पूर्व की जो घटना है। आज से तो 45 साल होते हैं, टाइमलाइन बता दूंगा एक बार। तो ठीक है, 2000 साल तो ईसा मसीह के जन्म के बाद आज हो गए, और 2000 साल वो पहले का है ईसा मसीह के जन्म से। यानी टोटल 4500 साल पहले की एक दुनिया थी। और आपको अगर इतिहास बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, और आपको एक
कह सकते हैं आपके माइंड में एक चित्र बन जाए उस चीज का, उस दुनिया का जो चित्र बन जाए जो अतीत की दुनिया थी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरे साथ आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन जब आप करोगे तो वो सब चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो हम अगले लेक्चर में हम 4500 साल पहले की दुनिया को यहाँ पर आपके पास सामने लाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में ही बात करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये था। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर कि आपका समझ में आया। अगर कोई डाउट भी रह जाता है ये सब चीजों के बाद भी, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस लेक्चर से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, और इसमें काफी सारी वीडियोस आएंगी धीरे धीरे ऐसे करके लेक्चर की तरह। तो आई होप, ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।